हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो पार्ट है ऑफ द कंप्लीट सीरीज, जहां पर हम पूरा का पूरा जैब एग्जाम के लिए आईई एंड आईएफएस का कंप्लीट कंपोनेंट, पूरा कंपोनेंट, ईच एंड एवरी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जस्ट विद इन 25 लेक्चर्स। और ईच लेक्चर लगभग 40 मिनट से 1 घंटे का है। और इन लेक्चर्स के थ्रू हमारा ये एम है कि ईच लेक्चर को देख के एटलीस्ट +2 मार्क्स आपके एग्जाम में रिजर्व रहे। तो 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50 मार्क्स कम से कम हमारा एम होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एज पार्ट ऑफ दीज लेक्चर्स। आई होप आपको मजा आएगा इन सेशंस को देखते हुए। और अगर मज़ा आ रहा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो आप कमेंट कर सकते हो आपका जो भी फीडबैक है। सो इस सेशन में हम मॉड्यूल सी का चैप्टर 25 एंड 26, दैट इज एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इंश्योरेंस कंपनीज पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स है ये, राइट? सो स्टे ट्यून्ड। लेट मी टेल यू कि बहुत सारे लोग इन सेशंस का बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें जो है चीज़ें समझ में आ रही हैं। दी सेशंस हैव हेल्प देम। भाविंदर, नागार्जुन, विकास हो गए, प्रवीण, पवन, विष्णु, सुमनजीत, श्री कृष्णा, जय, सागर, दलेप, हिमांशी, अनु, राजेश एंड कैबल। ठीक है। और आपको भी अगर ये सेशंस अच्छे लगे तो यू कैन ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो इस सेशन का एजेंडा है कि हम कंप्लीटली जो चैप्टर 25 एंड 26 है उसको पढ़ ले। तो आगे बढ़ने से पहले यू शुड बी नोइंग कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ दीज चैप्टर्स, यानी कि कितने क्वेश्चंस प्रीवियस जो एग्जाम, पहली बार जो एग्जाम हुआ था मई 2023 में, उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे ये पता होगा तो हमें जो है पता होगा कि ये सेशन देखकर हमारा फायदा होने वाला है। ओके, इजंट इट? तो इस वजह से लेट मी टेल यू कि 2 क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे गए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन हम एट द एंड ऑफ द सेशन सॉल्व करेंगे एंड वन मोर क्वेश्चन जिसका कंप्लीट जो फॉर्म है वो हमें नहीं पता था, सो वी हैव नॉट इंक्लूडेड। बट यस, इस पूरे टॉपिक में से 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग एनबीएफसी। चैप्टर 25 का है ये। एनबीएफसी नाम से हमें पता चल रहा है, देर नाम जो है बहुत कुछ बता देता है। एंड ऑलवेज आई हैव टोल्ड यू कि आई एंड आईएफएस जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें नेम को अगर हम डिकोड कर लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, एनबीएफसी ये नाम है। तो एनबीएफसी का मतलब क्या है? क्या ये ऐसे कंपनीज है? ये तो हमें पता है कि ये कंपनीज है, तो इनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा? कंपनीज एक्ट के तहत हुआ होगा। और क्या ये ऐसे कंपनीज है जो कि नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो दीज आर द थिंग्स एंड यस दे आर फाइनेंशियल। तो ये कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनी तो लिखा हुआ है, तो व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट दे परफॉर्म अगर बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करते हैं, राइट? तो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस दैट विल बी आंसर्ड एज पार्ट ऑफ द इनिशियल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फाइनेंशियल कंपनी से, यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं अभी हम देखेंगे डिटेल में। इसके टाइप्स भी देखेंगे कि क्या किस किस टाइप के एनबीएफसीज होते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं, तो घबराने का नहीं है, बहुत आराम से नाम से हमें पता चल जाएगा। ओके, ये इसके लिए, ये इसके लिए। आराम से नाम के थ्रू, नेम के थ्रू अगर हम समझेंगे तो हमेशा के लिए हमें वो चीज़ जो है याद रहेगी। इसके अलावा रोल क्या है इनका, साथ में शैडो बैंकिंग क्या होती है, नेट ओन फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिकॉज इनके डेफिनेशन जो यहाँ पर टाइप्स हम देखेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, हर जगह नेट ओन फंड का यूज़ किया जाएगा, आगे भी यूज़ किया जाएगा। सो वी शुड नो कि नेट ओन फंड एक्चुअली होता क्या है। एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, बट विल ट्राई टू डिकोड एंड अंडरस्टैंड बहुत ही सिंपल टर्म्स में। तो एनबीएफसीज क्या है? कंपनीज है जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं। एंड ऑल्दो इनका नाम नॉन बैंकिंग लिखा हुआ है, दे डू परफॉर्म सम बैंकिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कंप्लीटली बैंक जो परफॉर्म करते हैं सारे नहीं, बट कुछ एक्टिविटीज जरूर ये परफॉर्म करते हैं विच आर नॉन बैंकिंग। ठीक है, इस वजह से हम सबसे पहले एनबीएफसी का जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? एनबीएफसीज में बैंकिंग एक्टिविटीज ये परफॉर्म करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, एज वेल एज इंश्योरेंस से रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, पेंशन रिलेटेड भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ पर भी जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज,
दे कैन बी कॉल्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, यहाँ पर नॉन बैंकिंग का मेन एम क्या है, ये कंपनीज है, दीज आर नॉट बैंकिंग कंपनीज लेकिन कंपनीज है। तो इनका एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली कंपनीज एक्ट के तहत हुआ होता है, दैट इज वाई इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। अगर वो बैंकिंग कंपनी होता तो आप मुझे बता सकते हो फटाफट से, जस्ट रिकॉल कि ये कौन से एक्ट के तहत इन्हें एस्टेब्लिश किया हुआ होता। यस, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत 1949 इन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में वी हैव सीन बैंकिंग कंपनीज का कंप्लीट डेफिनेशन दिया हुआ है, सो दैट इज द मेन डिफरेंस। कंपनीज एक्ट के तहत इन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है, एंड इस वजह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो बैंकिंग कंपनीज को एस्टैब्लिश किया है उस पर आरबीआई का कंप्लीट रेगुलेशन होता है। आरबीआई कैन रेगुलेट देम, बट इन्हें आरबीआई कंप्लीटली रेगुलेट नहीं कर सकता। काफी सारे रेगुलेटर्स है यहाँ पर, तो कौन कौन से रेगुलेटर्स है वो भी हम देखेंगे आगे के पार्ट में। ठीक है, तो वी हैव अंडरस्टूड कि काफी सारे एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज एनबीएफसी करते हैं, और इनका मेन एम क्या है। वी कैन सी कि जो बैंक्स है वो बहुत दूर दराज इलाकों में शायद ही आपको देखने को मिले, आजकल है, लेकिन पहले अभी भी जो रीच है वो बैंक्स की थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। यानी कि नॉन एनबीएफसी छोटी सी एक बिल्डिंग खोली और फिर फटाफट से उसे जो है शुरू कर दिया फाइनेंशियल सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करना। इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, किसी और फाइनेंशियल सर्विस, डिपॉजिट्स लेना या फिर लोन्स वगैरह देना, ये किया जा सकता है। सो ऑल ऑफ दीज आर एनबीएफसीज। इस वजह से एनबीएफसीज का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अनबैंक्ड रीजन्स में जा सकते हैं, जहां पर बैंक्स अवेलेबल नहीं है वहां पर ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ वीकर सेक्शंस को सपोर्ट करने के लिए अनबैंक्ड रीजन्स, यानी कि ये ऐसी जगह होगी जहां पर काफी सारे लोग वीकर सेक्शन से बिलोंग करते होंगे। वो आर वीकर सेक्शंस एससी एसटी, एंड देयर कैन बी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज और पीपल इवन वेमेन। ठीक है, तो इन्हें जो है वीकर सेक्शंस माना जाता है। इवन इकोनॉमिकली जो यानी कि पुअर पीपल हो गए, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑल ऑफ देम, इन्हें हेल्प करने के लिए काफी अच्छा एक माध्यम है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, एक मीडियम बनते हैं एनबीएफसी। तो इससे हमें पता चलता है व्हाट इज द रोल ऑफ एनबीएफसी। द फर्स्ट थिंग इज रूरल एरियाज में इनका जो बिजनेस है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चलता है, क्योंकि इनकी रीच काफी ज्यादा है। छोटी सी कंपनी एनबीएफसी एस्टैब्लिश करके दे कैन रीच देयर, सो रीच इज देयर, प्रॉक्सिमिटी है, दे अंडरस्टैंड द क्रेडिट नीड्स जो भी है इन रूरल एरियाज के पीपल की। साथ में ये जो भी एरिया है, लेट्स से रूरल एरिया ऐसा है जहां पर वो हिली एरियाज में है, तो उनको किस तरह का क्रेडिट चाहिए होगा, क्रेडिट चाहिए होगा फॉर शीप, क्रेडिट चाहिए होगा फॉर वूल। ठीक है, अगर ठंडे इलाके में है, लेट्स से हिमाचल या फिर उत्तराखंड में, देन इन चीज़ों के लिए चाहिए होगा, तो उसी तरीके से केटर्ड प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर लेट्स से देयर आर पीपल जो कि एग्रीकल्चरल एरिया, फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा में जो लोग हैं दूर दराज के इलाकों में, उन्हें क्रेडिट चाहिए या फिर उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो बनाएंगे। ठीक है, तो दीज प्रोडक्ट्स जो है वो केटर्ड होते हैं, और इस वजह से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ये बना पाते हैं। पहला हमने देखा था कि ये दूर दराज इलाकों तक पहुंचते हैं, दूसरा ये है कि कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बना पाते हैं, जहां पर बैंक्स का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा रिजिड होता है, ऊपर से जो कहा गया उसी हिसाब से काम करना है। तो ये है, कंपटीशन काफी बैंक्स को देते हैं, व्हाई, बिकॉज डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दूर दराज इलाकों तक ये कर सकते हैं जहां पर बैंक्स नहीं पहुंच पाते। वी हैव सीन अनबैंक्ड रीजन्स में, सो काफी कंपटीशन है। ऑल्सो एफिशिएंसी इनकी हाई रहती है, बिकॉज मैनेज करने के लिए बहुत सारे, जैसे बैंक से तो बहुत सारे ब्रांचेस है, ये है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेज करना होता है। बट छोटा सा एक जगह पर है तो आराम से मैनेज होता है, तो एफिशिएंसी भी बढ़ती है। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड इनके जो फंक्शंस है, तो लेट्स से इन्हें लोन्स देने हैं तो बैंक को क्या करना होगा, डिपॉजिट लेना होगा, फिर वो लायबिलिटी बनती है, एंड इन्हें लोन देने हैं तो दे कैन बोरो फंड्स फ्रॉम समवेयर, दे कैन गिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, दे कैन गिव पेंशन, और उसके बाद में लोन्स देकर इस तरीके से सारे कई सारे एक्टिविटीज को एक साथ मैनेज किया जा सकता है। सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर देम। ऑल्सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अगर हम देखें, ये भी हमने देखा था एनबीएफसी, एमएफआई। ठीक है, वो एक टाइप ऑफ एनबीएफसी होता है, ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो एनबीएफसी। अनबैंक्ड एरियाज में आपको ये देखने को मिलेंगे एमएफआई, जिस तरीके से हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करते हैं, एंड ऑल्सो
बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, दैट इज रिकवरी मैकेनिज्म इनका अच्छा खासा होता है। यानी कि ये अगर किसी से जो पैसे इन्हें दिए हुए हैं उन्हें उसे रिकवर करना चाहते हैं तो दे कैन डू दैट, बिकॉज इनका जो है रीच ज़्यादा होता है। एसएचजी मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एज वी हैव ऑलरेडी सीन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो ग्रुपिंग बनती है उसमें एक व्यक्ति दूसरे के बारे में बता देते हैं एंड बहुत ही आराम से जो है दे कैन रीच एंड रिकवर द मनी। सो दीज आर द वेरियस रोल जो वो प्ले करते हैं, राइट। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो से कि इनके जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज कौन से बिजनेस एक्टिविटीज अलाउड हैं एज पर वेरियस लॉस, वो हम देख लेते। लोन देना, शेयर्स, बॉन्ड्स और स्टॉक्स को एक्वायर करना, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और अदर्स, इन्हें एक्वायर करना वो भी ये कर सकते हैं। लीजिंग हायर परचेज की एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो लीजिंग हायर परचेज क्या होता है और डिटेल में आगे देखेंगे, बट लेट्स से एक आपकी जो है एरोप्लेन की कंपनी है या फिर आपका एयरलाइंस है आपके, और यू वांट कि आपको कुछ एरोप्लेन्स चाहिए बट आपको खरीदना नहीं है, 10 साल के लिए चाहिए एंड देन यू विल लेटर ऑन बाय योर ओन, ठीक है। तो 10 साल के लिए आपको अगर एरोप्लेन्स चाहिए तो यू कैन टेक इट फॉर लीज, ठीक है। एक ही बार पेमेंट करोगे या फिर किसी तरीके से एक अरेंजमेंट करके आप 10 साल का जो भी पेमेंट है वो दे देते हो एंड देन यू गेट इट फॉर लीज, यूज करते हो एंड देन यू विल रिटर्न इट बैक, दैट इज कॉल्ड लीजिंग, ठीक है। हायर परचेज में होता ये है कि आपने इसी तरीके से कुछ जो है पेमेंट कर रहे हो और फिर वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में आप करते हो एंड बाय द एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो पूरा जो प्रोडक्ट है आपका हो जाता है, पूरा एरोप्लेन आपका हो जाता है, यानी कि 10 साल में ये एरोप्लेन आपका हो गया, तो दैट इज हायर परचेज। ये चीज़ें, राइट। सो इस तरीके से हायर परचेस, इंश्योरेंस, चिट फंड, रिसीविंग डिपॉजिट्स वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पब्लिक से डिपॉजिट्स भी रिसीव कर सकते हैं। सारे टाइप के एनबीएफसीज नहीं कर सकते, ओनली फ्यू काइंड्स ऑफ एनबीएफसीज कैन रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जिन्हें हम एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, डी इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। डी का मतलब है डिपॉजिट टेकिंग, तो दैट इज द थिंग। अब व्हाट आर द एक्टिविटीज विच आर नॉट अलाउड, कौन से एक्टिविटीज अलाउड नहीं है वो नहीं कर सकते। अभी भाई आपने लोन देना शुरू किया और फिर सोचा कि पैसे जो लोन के हैं वो एग्रीकल्चर करके क्रॉप्स जो आएंगे उससे मैं लोन के पैसे दे दूंगा, तो वो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एग्रीकल्चर। आप किसी इंडस्ट्री को खोल कर फिर आप एनबीएफसी नहीं खोल सकते। आप गुड्स को ट्रांजैक्ट करके ये सामान बेच बेच के जो कमा रहा हूँ वो पैसे मैं जो है एनबीएफसी के थ्रू लोन में दूंगा, सो दैट कैन नॉट हैपन। एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइड करके या फिर घर का रियल एस्टेट बिजनेस में आप हो तो उस बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज किया जा सकते हैं, बट देन उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है उसको यूज करके लोन्स देना या फिर किसी और फाइनेंशियल सर्विसेज को करना, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा वी कैन से सेटलमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम वगैरह एनबीएफसी जो है उसका पार्ट नहीं होते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन के एनबीएफसी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, धीरे धीरे बन रहे, बट फॉर नाउ दे आर नॉट। ऑल्सो चेक्स या फिर आरबीआई वगैरह से बोरोइंग नहीं किए जा सकते, चेक्स इश्यू नहीं कर सकते एनबीएफसी, ठीक है। चेक नहीं दे सकते, आरबीआई से बोरोइंग वगैरह नहीं कर सकते, दैट इज द थिंग। आरबीआई एक्ट की अगर हम बात करें एनबीएफसी से रिलेटेड क्या चीज यहाँ पर लिखी हुई है, जब हम आरबीआई एक्ट पढ़ रहे थे वी हैव सीन फ्यू सेक्शंस, एक चैप्टर हमने देखा था जहां पर दिया हुआ है एनबीएफसी से रिलेटेड, और ये चीजें इंक्लूड की गई हैं आरबीआई एक्ट में। 1997 में आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया था। आरबीआई एक्ट आया कब था? 1934, ओके। तो 1997 में अमेंड किया गया, इसको चेंज किया गया और फिर ये चीज़ें ऐड की गई। यहाँ पर एनबीएफसी को डिफाइन किया गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्रिंसिपल बिजनेस इसका रिसीविंग डिपॉजिट्स है एंड ऑल्सो लेंडिंग इन एनी मैनर दैट इज देयर, ऑलमोस्ट सिमिलर टू बैंक। बैंक का जो डेफिनेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर एनबीएफसी को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सच इंस्टीट्यूशन आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलके इसका डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज गिवन। सेक्शन 45 आई ए, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम आरबीआई एक्ट को पढ़ रहे थे, इसमें एनबीएफसी से रिलेटेड काफी सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कौन सा बिजनेस ये कर सकते हैं और कैसे ये शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस की। तो इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई से लेना होगा। ऑल्सो इनका नेट ओन फंड जो है कितना, 2 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 2 करोड़ तो इनके पास नेट ओन फंड होना ही चाहिए। अब सर ये नेट ओन फंड होता क्या है, देखते हैं आगे बढ़ के, राइट। तो बिफोर दैट विल जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर अलाउड टू बी कैरिड आउट बाय एनबीएफसी इन इंडिया। एनबीएफसी इंडिया में कौन सा एक्टिविटीज कर सकता है?
एग्रीकल्चर लीज एंड हायर परचेज, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड कंपनीज। एग्रीकल्चर कर सकता है ना? नहीं, तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकता, और 2 and 3 ओनली, एंड सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट, बी, 2 and 3 ओनली। आगे बढ़ रहे हैं हम, शैडो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसमें एनबीएफसी बहुत ही ज्यादा बदनाम होते हैं। तो शैडो बैंकिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर इफ वी सी, बैंक्स के ऊपर आरबीआई का रेगुलेशन है और आरबीआई अच्छे से टाइट करके रखता है, बट एनबीएफसीज के ऊपर आरबीआई रेगुलेट नहीं कर पाता। और कुछ एनबीएफसीज बैंकिंग के जो एक्टिविटीज है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सीन सम एनबीएफसीज, एनबीएफसी डी को देखा हमने, जो डिपॉजिट टेकिंग है, तो ये डिपॉजिट ले रहा है और फिर आगे लोन दे रहा है। भाई ये तो बैंक बैंक की एक्टिविटी है, बैंक का कोर फंक्शन ही यही है, बैंकिंग कंपनी को हमने ऐसे डिफाइन किया, और ये बैंक की एक्टिविटी करते हुए इस पर रेगुलेशन नहीं है, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, तो कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इस तरीके से करते हैं। एंड यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो आरबीआई का है, उसने डिफाइन किया है इस शैडो बैंकिंग टर्म को, कहा है कि क्रेडिट इंटरमीडिएशन किया जा रहा है लेकिन रेगुलेशन ही नहीं है। ठीक है, कोई रेगुलेट करने वाला ही नहीं। आप एक्टिविटीज, लेट्स से बच्चे खेल रहे हैं और फिर पेरेंट्स जो है उन्हें देख रहे हैं, तो यस, बच्चे खेल रहे हैं तो ठीक है, खुले खेल रहे हैं, बट देर आर सम चिल्ड्रन जो खेल रहे हैं बट देन पेरेंट्स वहां पर नहीं है, कहीं और हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वो बच्चे ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो दैट इज द थिंग। कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या है, बैंक लाइक एक्टिविटीज, जो शैडो बैंकिंग के कंपोनेंट्स और बैंक लाइक एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट बीइंग रेगुलेटेड। क्या एक्टिविटीज? मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर, और फाइनेंशियल लिवरेज वगैरह यूसेज करना, यानी कि एसेंशियली ये सारे जो एक्टिविटीज है बैंक के द्वारा किए जाते हैं, एंड ये सब किए जा रहे हैं बाय द एनबीएफसीज। फंडिंग वगैरह कर रहे हैं, सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटीज लेंडिंग, रेपो ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं, आप देख रहे हो। तो बट दे आर नॉट बीइंग रेगुलेटेड। एंटिटीज कौन कौन से जो ये करते हैं? मनी मार्केट फंड्स हो गए, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट हेज फंड्स हो गए, फाइनेंस कंपनीज हो गए, सिक्योरिटी ब्रोकर्स, क्रेडिट इंश्योरर्स वगैरह, फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइडर्स। तो इनमें से काफ़ी सारा जो नाम है वो हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे, बट द एंटायर स्टोरी इज दैट कि ये जो एनबीएफसीज हैं वो बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट बीइंग रेगुलेटेड। दैट इज द शैडो बैंकिंग कॉन्सेप्ट। कई सारे एंटिटीज यहाँ पे दिए हुए हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट गेट अ आइडिया। ठीक है, लिमिटेड। अब आगे हम देखें कि इन चीज़ों से रिलेटेड क्या क्या हुआ है। 1960 कैसे इसे हैंडल करने की कोशिश की गई है। 1960s में फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड लीजिंग डील्स वगैरह जो है एनबीएफसीज करते थे। रेगुलेशन एज पर कंपनीज एक्ट इनका होता था, और ये चीज रियलाइज की गई थी कि एक सेपरेट अथॉरिटी की जरूरत है इनको रेगुलेट करने के लिए। जो चैप्टर 3B आरबीआई एक्ट, ये इसमें दिया हुआ है कि डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज को आरबीआई कैन रेगुलेट। ठीक है, तो बाकी एनबीएफसीज का क्या? दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बैंक। ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग इनको रेगुलेट किया जा सकता है, बट देन एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग पर भी कंप्लीटली आरबीआई का रेगुलेशन नहीं फंक्शन करता। 1970s में जेम्स एस राज स्टडी ग्रुप को बिठाया गया था 1975 में, और फिर डिपॉजिट्स जो हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनीज हैं, इन्हें डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं जो कि उनका नेट ओन फंड के आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं करने, इस तरीके से कहा गया था। एसेट्स जो मेंटेन किए जा रहे हैं बाय डिफरेंट एनबीएफसीज, वो लिक्विड एसेट्स उन्हें मेंटेन करने, यानी कि ये अगर बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, डिपॉजिट ले रहे हैं, तो उसके सामने अगर बैंक रन टाइप का सिचुएशन होता है, तो एसेट्स मेंटेन करने, यानी कि रिजर्व्स जैसे बैंक मेंटेन कर रहे हैं वैसे एनबीएफसीज को भी करना है। ये सजेशंस दिए गए हैं, रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। अब एनबीएफसीज का नंबर भाई 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 7,000 था 1981 में, 30,000 हो गया 1992 में, आज तो लाखों में होगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है। कमिटी बैठाई गई फिर से, एसी शाह कमेटी 1992 में, इसने रिकमेंड किया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह। अमेंडमेंट्स आरबीआई एक्ट के किए गए चैप्टर 3B, C एंड 5 में, कंप्लीट रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर जो है उसे बैठाने का जो है कोशिश किया गया था। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट एनबीएफ कुछ एनबीएफसीज को अलाउ करने का जो है डिसीजन लिया। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, सम स्टेप्स हमने देख लिए किस तरीके से किए गए हैं। अब आगे हम नेट ओन फंड के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो नेट ओन फंड होता क्या है? ओन्ड फंड, ये जो टर्म है, अगेन टर्म को समझिए। ओन्ड फंड यानी कि ओनर का जो भी फंड है, ओनर के पास जो भी पैसे हैं अपने कंपनी को चलाने के लिए,
वो पैसे। एसेंशियली ये कॉन्सेप्ट है ओन्ड फंड का, यानी कि ओनर के जो पैसे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमेशा ये चीज़ कही जाती है कि जो लोन दिया जा रहा है तो कितना दिया जाएगा। लेट्स से एक पर्सन मैं हूँ, मेरे पास 100 रुपए है मेरे फंड से है, ठीक है, तो मैं लोन कितना दूंगा, 100 रुपए दूंगा। अब मैं लोन 100 रुपए से ज़्यादा किसी और से लेके, कहीं और से लेके, पैसे वैसे लेके 150 तक मैक्सिमम दे दूंगा, ठीक है, इससे ज़्यादा दूंगा तो मेरे लिए सेफ नहीं है। तो हमेशा नेट ओन फंड का कॉन्सेप्ट आता है कि ओनर का कितना पैसा है, खुद का कितना पैसा है। तो 100 रुपीज़ मैंने कहीं कहीं से जुटाकर, मेरे पास ये खुद के पैसे हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर द बिजनेस, तो वो नेट ओन फंड हो जाता है, ठीक है। ये नेट ओन फंड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोन में या फिर बहुत ज़्यादा ओवर एंड अबव नेट ओन फंड अगर यूज़ करके बिजनेस किया जा रहा है, दैट इज़ नॉट सेफ। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई एंड करेक्ट करने के लिए नेट ओन फंड का कॉन्सेप्ट लाया गया। ओन फंड क्या है, ओनर का फंड। अब इसमें से नेट, ये टर्म का मतलब क्या है, नेट का मतलब है आपने ये 100 रुपए जो है वो आपके हैं, एंड ये 100 रुपए में से आप क्या कर रहे हो, थोड़े जो पैसे हैं फ्रॉम योर ग्रुप कंपनीज, ठीक है, ग्रुप कंपनीज आपके हैं, उन कंपनीज के पास जो पैसे हैं उनको भी आप जोड़ दे रहे हो यहाँ पर। लेट्स से 50 रुपीज़ आपके ग्रुप कंपनीज, आपके सब्सिडियरीज, ठीक है, इन सब के पास हैं। तो उनका बिजनेस अलग है, उनको थोड़ा अलग से चलाना होगा। ये वाला 50 रुपीज़ यहाँ पर लाकर जो है आप जोड़ नहीं सकते। और ओन फंड्स में एक्चुअली ये सब इंक्लूडेड होता है। सो एक्चुअली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 50 रुपीज़, 100 में ये 50 रुपीज़ इंक्लूडेड होता है, राइट। तो ये 50 रुपीज़ जो ग्रुप कंपनी सब्सिडियरीज में हम खर्च कर रहे हैं वो नहीं, आपके खुद के कंपनी में आप कितना फंड यूज कर सकते हो, दैट इज नेट ओन फंड। ओन फंड तो हमें समझ में आया, सारे कंपनीज जो मेरे पास है 1 2 3 4 5 सभी के लिए। बट होल्डिंग कंपनी जो है उस कंपनी में कितना ओनली खर्च करना है, वो चीज़ अगर पता करना है तो 100 में से हमें क्या करना होगा, 50 रुपीज़ माइनस। तो 50 रुपीज़ जो बच रहा है दैट इज नेट ओन फंड, ये नेट ओन फंड है, ये ओन फंड है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं फटाफट से। तो नेट ओन फंड में, ओन फंड में से हम जो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सब्सिडियरी और सेम ग्रुप कंपनीज में, वो हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ ओन फंड के कंपोनेंट्स क्या, इक्विटी, जो भी पैसे उठाए गए हैं शेयर्स वगैरह से, पेड अप इक्विटी, कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर प्रीमियम अकाउंट वगैरह से। शेयर प्रीमियम अकाउंट इज अकाउंट जिसमें जो भी पैसे शेयर्स के आए हैं वो होता है, और इसके अलावा डिविडेंड्स वगैरह देने हैं तो वो पैसे वहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा फ्री रिजर्व, जो भी पैसे अवेलेबल हैं डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो पैसे डिविडेंड के लिए और भी ज़्यादा लेट से प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से थोड़ा पैसा डिविडेंड के लिए जाएगा ओवर द शेयर्स, उसे फ्री रिजर्व्स कहते हैं। इसके साथ साथ सरप्लस यानी कि कैपिटल रिजर्व्स फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट, कोई एसेट आपके पास है, आपके पास दो जो है फैक्ट्री थे, एक आपने बेच दिया, तो इससे जो पैसे आए हैं दैट इज कॉल्ड सरप्लस, दैट इज द थिंग। ये सारे आपके ओन्ड फंड है, ठीक है। इस ओन फंड में हम इसमें से जो भी लॉस हुआ है उन्हें हम हटा देते हैं, कुछ चीज़ों को हटा देते हैं, एक्यूमुलेटेड बैलेंस लॉस। इसके अलावा आपका जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेट्स से डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा एक्सपेंडिचर, अरे पानी आया और एडवर्टाइजमेंट में आपने पैसे लगाए तो ये, तो दैट इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड यानी कि फ्यूचर में थोड़ा सा होगा, बट देन वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग इट। इनटैंजिबल एसेट्स, जो एसेट्स इनटैंजिबल है उनसे प्रॉफिट जो भी हो रहा है दैट इज नॉट काउंटेड, तो उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ओन्ड फंड। अब इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडियरीज में किया जा रहा है कैसे कैसे हो सकता है, उनके शेयर्स आपने बाई कर लिए, उनके बॉन्ड्स खरीद लिए, लोन्स दे रहे हैं, ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें से भी 10% जो ओन फंड्स का है वो सब्ट्रैक्ट हम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सेफ साइड रहने के लिए, कि यहाँ पर जो भी पैसे हम खर्च कर रहे हैं उसमें से हो सकता है थोड़े पैसे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हो टू द होल्डिंग कंपनी, तो वो मार्जिन रखने के लिए 10% हम हटा देते हैं ऑफ द ओन फंड्स। फॉर एग्जांपल ओन फंड्स आर लाइक अराउंड 600 रुपीज़ और समथिंग, और यहाँ पर जो भी हम सब्सिडियरीज में खर्च कर रहे हैं वो 200 रुपये है, ठीक है। तो 600 रुपीज़ जो है इसका 10% हम निकालते हैं विच इज़ 60 रुपीज़, ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 200 माइनस 60, ठीक है, कितना हो गया 140। अब हम 600 में से ये पूरा अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 600 माइनस 140, इससे नेट ओन फंड आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ 460।
ठीक है, दैट इज नेट ओन फंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसके सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। द जेम्स एस राज स्टडी ग्रुप 1975 में रिकमेंडेड दैट द हायर परचेज लीजिंग कंपनीज could accept deposits to the extent of net own fund. Absolutely correct. shadow banking define किया जा रहा है credit intermediation involved entities जो भी है activities outside the regular banking system ये है, ठीक है। yes. Money market funds examples of entities that show uh, shadow banking. Money market funds, yes, they are examples of entities that show shadow banking. हम already पढ़ चुके हैं। all the three are correct, so D 1 2 and 3 will be the right answer. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हो गया है। वी आर मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। फटाफट से टाइप्स देख लेते हैं। सारी की सारी क्लासिफिकेशन यहाँ पर है। ये सारे क्लासिफाई किए गए बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया लायबिलिटी बेस्ड, यानी कि अगर कोई एनबीएफसी डिपॉजिट ले रहा है तो डिपॉजिट क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट देना है एंड देन पैसे वापस करने। तो लायबिलिटी बेस्ड एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिंपल ये क्लासिफिकेशन किया गया। इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल एनबीएफसी क्या कर सकते हैं, मोस्टली ये लोन्स देते हैं, राइट। तो लोन्स देते हुए ये या तो किसी एसेट को फाइनेंस कर रहे हैं, या तो ये किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं, या तो ये किसी पर्टिकुलर लेट्स से ग्रुप या सब्सिडियरी कंपनी, अपनी खुद की कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या तो ये किसी नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अ बैंक। ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो क्या एक्टिविटी ये कर रहे हैं, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। और फाइनली साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जहां पर कुछ एनबीएफसी इतने ज़्यादा, वी हैव सीन पिछले स्लाइड्स में हमने देख रखा था कि कुछ जो एंटिटीज हैं उन्हें एसआई यानी कि सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट मान लिया जाता है। यानी कि ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये फेल होंगे, फॉर एग्जांपल एसबीआई इज सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, तो ये अगर फेल होगा इसका मतलब हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर होगा। बहुत सारे और बैंक्स फेल होंगे, बहुत सारे और एनबीएफसीज फेल होंगे, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस फेल होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एसबीआई को हमें फेल होने नहीं देना है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी लार्ज, बहुत दूर दूर तक इसका बिजनेस फैला हुआ है। तो दैट इज़ वाई एसबीआई इज कंसिडर्ड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। अगर कोई इश्यू होता है एसबीआई को, देन एवरी रिसोर्स यूज करके उसे वापस खड़ा करने का कोशिश किया जाता है। गवर्नमेंट कंप्लीटली इसमें इंडल्ज रहेगा और उसे वापस खड़ा करेगा, क्योंकि उसको अगर हमने फेल होने दिया तो पूरी इकोनॉमी फेल होगी, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, दैट ऐसे इतने बड़े एनबीएफसीज को हम सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कह देते हैं, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन है। लेट अस हैव अ क्लोजर लुक। यहाँ पर सबसे पहले हम एक्टिविटी बेस्ड जो है उससे देख लेते हैं। एसेट फाइनेंस, लोन कंपनीज, इनका नाम देख लेते हैं, विल डिस्कस देम। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। आप देख रहे हो एसेट फाइनेंस एंड कुछ और जो है लोन कंपनीज हैं। कोर इन्वेस्टमेंट जो कि अपने खुद के ग्रुप या सब्सिडियरीज में, ग्रुप कंपनीज मेनली उसमें पैसे लगाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाने वाले ये कंपनीज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी फैक्टर्स जो कि फैक्टरिंग वगैरह में, मॉर्गेज गारंटी में कोई है, या फिर एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जो कि बैंक्स के एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करते हैं, उनके फंड्स वगैरह होल्ड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कोई कुछ बच जाता है तो दैट इज रेसिड्यूरी एनबीएफसी। एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, पीयर टू पीयर लेंडिंग, ठीक है। तो ये दोनों, इसके नाम से भी समझ में आ जा रहा है कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू। नाउ लेट अस डिस्कस लायबिलिटी बेस्ड। तो यहाँ पर कैटेगरी ए कंपनी क्या है, उस एनबीएफसी उसे कहा जाता है एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, जो कि पब्लिक डिपॉजिट्स ले रहा है। कैटेगरी बी कंपनी एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग। इस तरीके से जस्ट एक क्लासिफिकेशन की गई है। अब कोई भी किसको, मतलब सारे जो एनबीएफसी से वो डिपॉजिट टेकिंग हो सकते हैं क्या, पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं क्या, नहीं। थोड़ी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो उन्हें फॉलो करनी होगी, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट कर रहे हैं देन ओनली दे कैन बी डिपॉजिट टेकिंग। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स है कि वो ओनली टाइम डिपॉजिट्स लें, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेंगे। तो दैट इज वाई बैंक से थोड़ा सा डिफरेंट है इनका, यानी कि ये एफडी आरडी वगैरह ले सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि सेविंग्स डिपॉजिट करो, करंट अकाउंट आपका खुलेगा, ये सब नहीं, राइट। तो एलिजिबल कौन है, आरबीआई ऑथराइज्ड एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग उनका जो है होना चाहिए, ये चीज़ें देखी जाती हैं। टेनोर इनका क्या है, 12 to 60 मंथ्स। ये याद रखिएगा, जो भी आरडी एफडी आप खोल रहे हो 12 मंथ से
60 मंथ्स के बीच का ये RDFD होगा, यानी कि 1 से 5 साल तक का ही RDFD कैन बी ओपनड इन दीज पर्टिकुलर NBFCs। इंश्योरेंस होता है क्या RDFD डिपॉजिट्स पे? नहीं। RBI गारंटी करता है? नहीं। यहाँ पर लिमिट क्या है? 1.5 टाइम्स नेट ओन फंड। अब 1.5 टाइम्स NOF जब मैं लिख रहा हूँ, यू नो कि नेट ओन फंड क्या होता है, ठीक है? उसका जितना भी पैसे ओनर के पास है उसका 1.5 टाइम्स वो कर सकता है। गिफ्ट दे सकता है इसके सामने? नहीं। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कांट गिव एनी गिफ्ट। इंटरेस्ट रेट RBI के सेट किए हुए रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक कॉम्पाउंडेड मंथली उससे ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल देखा था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डिस्कस करते हुए कि इंटरेस्ट रेट उन्होंने क्या किया था, कंपाउंड किया था डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। ऐसा नहीं करना है, मंथली या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। डेली वीकली होता है तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट हो जाता है। तो दैट इज़ द थिंग। और रेटिंग इनकी एनी वन ऑफ द 6 जो हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में हैं उनमें से किसी एक के द्वारा रेटिंग, जो मैंने कहा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होनी चाहिए। कौन रेटिंग दे रहा है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यहाँ पर क्रिसिल, केयर, ICRA, इंडिया रेटिंग्स, मेरा, ब्रिकवर्क, इनमें से कोई एक अगर दे रहा है दैट इज वैलिड। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन एसेट फाइनेंस कंपनीज, मेनली इनका जो एक्टिविटी है, बिजनेस है, मोस्टली उसके पैसे जाने चाहिए टू फाइनेंस एसेट्स। ठीक है, एसेट यानी कि आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको कोई और एसेट खरीदना है, राइट? तो उसके लिए पैसे AFC इज गोइंग टू गिव। और इनके जो भी लोन्स ये दे रहे हैं उसका मिनिमम 100 में से 60% शुड बी इन एसेट फाइनेंसिंग ओनली, तभी इन्हें एसेट फाइनेंस कंपनी NBFC कहा जाएगा। दैट इज द थिंग। अब इसके अलावा देर आर अदर कंपनीज जिन्हें लोन कंपनीज कहा जाता है। सेकेंड टाइप क्या है? लोन कंपनीज। एसेट फाइनेंस कंपनीज जो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं इसके अलावा और भी कुछ अगर बच रहा है उसको जब लोन दिया जाता है, दे आर कॉल्ड लोन कंपनीज। सिंपल, ठीक है? इनका जो डेफिनेशन है वो लोन एसेट फाइनेंस कंपनीज से जुड़ा हुआ है। एसेट फाइनेंस कंपनीज हमने कहा एसेट्स वगैरह फाइनेंस करते हैं तो इनके काफ़ी सारे नॉर्म्स एंड ऑल है। उसके बेसिस पर एसेट फाइनेंस कंपनी जो फाइनेंस कर रहा है उसके अलावा कुछ और चीज़ के लिए लोन अगर दिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड लोन कंपनी। अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टर कौन होता है? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर होता है, कोर इन्वेस्टमेंट। तो ये कोर इन्वेस्टमेंट कहाँ? अपने खुद के ग्रुप, एक कंपनी है और ये अपने खुद के ग्रुप कंपनीज में किया जा रहा है, तब दैट इज कॉल्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इसका काम क्या है? फंड्स इकट्ठा करना एंड देन इन्वेस्ट करना हियर, ठीक है, ग्रुप कंपनीज में। दैट इज कॉल्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। और इस तरह का इन्वेस्टमेंट 90% के आसपास जो है, जो भी ये पैसे यूज कर रहा है उसका 90% क्या या उससे ज़्यादा शुड बी इन्वेस्टेड इन द कोर ग्रुप कंपनी, और तभी उसे हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कह सकते हैं, जिसमें से 90% में से 60% शेयर के रूप में होगा। ठीक है, कोर इन्वेस्टमेंट इसीलिए क्योंकि इसके पास जो भी शेयर्स हैं वो शेयर्स वो सेल नहीं करेगा किसी भी हालत में, बट एक हालत में सेल करेगा, दैट इज जब इस ग्रुप कंपनी को लिक्विडेट किया जा रहा है, ठीक है, डाइल्यूट किया जा रहा है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है, तब ये जो शेयर्स है उसे सेल कर सकता है, इसके अलावा किसी और केस में नहीं। एसेट साइज इनका कितना होना चाहिए? ये जो कंपनी है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा पब्लिक फंड्स ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन 75% या उससे ज़्यादा का अगर ये दे रहे हैं, दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। और नेट ओन फंड इसका 300 करोड़ से ज़्यादा, क्रेडिट रेटिंग A या उससे बेटर, CRAR यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इज IDF NBFC जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनीज हैं, ठीक है। तो IFC क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो है पैसे लगा रहे हैं। अब IDF डेट फंड कंपनीज लॉन्ग टर्म डेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देते हैं, रुपया डॉलर डिनोमिनेटेड, 5 ईयर मेच्योरिटी मिनिमम होना चाहिए, और ये स्पॉन्सर भी करते हैं IFCs को। IFCs को अगर पैसे नहीं मिल रहे कहीं से तो IDF डेट फंड कंपनीज उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है उसमें ये अपना योगदान देते हैं। ओके, NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी है यहाँ पर जो कि माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, क्वालिफाइंग एसेट्स उनके 75 से ज़्यादा परसेंटेज के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपीज़ दे रहे हैं लोन्स में तो 75 रुपीज़ माइक्रो फाइनेंस लोन्स होने चाहिए, ठीक है।
क्योंकि माइक्रो फाइनेंस लोन्स को हम क्वालिफाइंग एसेट्स कहते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलिजिबिलिटी इनकी क्या है? नेट ओन फंड इनका 5 करोड़ तक होना चाहिए, नेट ओन फंड। ऑल्सो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहां पर हैं, तो 2 करोड़ के आसपास अगर होगा दैट विल बी इनफ। माइक्रो फाइनेंस लोन 75%। ऑल्सो आरबीआई के साथ रजिस्टर करना होगा, बट एसेट साइज इनकी काफ़ी लार्ज होनी चाहिए, 500 करोड़ का एसेट साइज होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स। और इनका जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट की हमने बात की है, ये 2 तरह के होते हैं, टायर 1 टायर 2। टायर 1 एंड टायर 2 2 तरह के एसेट्स हैं, लिक्विडिटी में वेरिएशन होती है इनकी। और ये सारा कुछ जो है वो ऐसा होना चाहिए 15% या उससे ज़्यादा जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वो उसका परसेंटेज यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा टायर 2 जो एसेट्स हैं वो टायर 1 के 100% या उससे ज़्यादा, लेट्स से 100 रुपीज़ टायर 1 एसेट है, टायर 1 टाइप का एसेट है, तो टायर 2 जो है ये 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम या 100 तक ही टायर 2 एसेट होना चाहिए। तो ये चीज़ है, इतना डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए। एनबीएफसी फैक्टर्स क्या? फैक्टरिंग बिजनेस में एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो कंपनीज है वो फैक्टरिंग बिजनेस में है, सिंपल। और इनका 50% से ज़्यादा एसेट्स और 50% से ज़्यादा इनकम फैक्टरिंग बिजनेस से आ रहा है, देन ओनली दे विल बी कॉल्ड एनबीएफसी फैक्टर्स। अब मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, कई सारे जो वी कैन से मॉर्गेज लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, जहाँ पर मॉर्गेज मीन्स काइंड ऑफ कोलेटरल होता है, और वहाँ पर हम ये लोन जब देते हैं देन उसकी गारंटी का बिजनेस यहाँ ये करते हैं। तो गारंटी बिजनेस टर्नओवर या इनकम इनका 90% या उससे ज़्यादा उस मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से आ रहा है, देन वी कैन से दे आर मॉर्गेज गारंटी कंपनीज। नेट ओन फंड इनका 100 करोड़ तक होना चाहिए, और इनकी जो सारा का सारा फंक्शनिंग है उसका रिव्यू एवरी 3 ईयर्स में होगा। नेक्स्ट ये इंटरेस्टिंग है, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, NOFHC। तो ये एनबीएफसी से जो एक्चुअली बैंक्स को हेल्प करते हैं एस्टैब्लिश होने में, यानी कि बैंक्स इनिशियली जब एस्टैब्लिश होते हैं काफ़ी सारा मनी उन्हें चाहिए होता है, और वो मनी जो है वो कम्प्लीटली अगर होल्ड कर रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट एंड रैपिड ग्रोथ में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, तो ये मनी एक जगह रखते हैं, और वो जगह क्या है? NOFHC। ठीक है, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग, खुद से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल होल्डिंग, पैसे होल्ड कर रहे हैं। किसके होल्ड कर रहे हैं? बैंक्स के। तो एम इज टू सेटअप न्यू बैंक, पर्पस होल्ड कैपिटल, जो भी बैंक का है वो होल्ड करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, ट्रांजैक्शंस वगैरह उस कंपनी से हो रही है। दिस इज जस्ट कैन, आपके पास लेट्स से एक अकाउंट है जहां पर आप बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शंस करते हो, लेट्स से उसमें बहुत ज़्यादा पैसे आपने डाल रखे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, कहीं भी एक एक्स्ट्रा जीरो दब गया तो क्या होगा? पैसे गए, राइट? इसी वजह से आप ये अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट है वो किसी और अकाउंट में डालते हो, तो वैसे इस तरीके का है, राइट? और भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये सारे डेफिनेशंस में कहीं फिट नहीं हो रहा है, तो वी कैन कॉल दैट एज अ रेसिड्यूरी एनबीएफसी। और ये रेसिड्यूरी एनबीएफसी किसी भी हालत में एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होगा, ये चीज़ दी गई है। इसके अलावा 2 अदर्स, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर एंड पीयर टू पीयर लेंडिंग। अकाउंट एग्रीगेटर जो इन्फॉर्मेशन है, मेनली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी को शेयर करता है, सिंपल, इन अ सिक्योर मैनर, दैट इज अकाउंट एग्रीगेटर। और इस शेयरिंग में ये अकाउंट एग्रीगेटर इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल भी किसी भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होता, बट दिस अकाउंट एग्रीगेटर हेल्प्स कि इन यहाँ से यहाँ जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो ऐसे एनबीएफसी जो इन एक्टिविटीज़ में है। इसके अलावा पीयर टू पीयर लेंडिंग तो हमें पता ही है, ये ऐसे लेट्स से एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कितना लोन्स मुझे मिल सकता है, और आप लोन लेना चाहते हो, दोनों को कनेक्ट करने का एक माध्यम, पीयर टू पीयर लेंडिंग। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ एनबीएफसीज। नाउ मूविंग ऑन, एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कब हो जाते हैं? 500 करोड़ से ज़्यादा उनका एसेट साइज हो गया तो वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट मान लिया जाते हैं विथ वेरियस अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इन्हें क्या करना होगा? अगर ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो, कैपिटल एडिक्वेटली उन्हें मेंटेन करना होगा, एक्सपोजर नॉर्म्स इनके होंगे कि रिस्की एसेट्स में वो पैसे लगा सकते हैं या नहीं, ये सारे। तो वी हैव सीन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, बहुत ही क्लियरली एक एक को हम समझ चुके हैं। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। An asset finance company in India is one whose income arising out of the principal business is not
लेस देन -% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स एंड टोटल इनकम। एएफसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कितना परसेंटेज जो है एसेट फाइनेंस में इनका पैसा जो है जाना चाहिए, दैट इज यस 60%। सी इज द राइट आंसर। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फटाफट से देख लेते हैं, और बैंक क्रेडिट क्या एनबीएफसी को दे सकता है? अगर दे सकता है तो कैसे दे सकता है, किन को दे सकता है, ये फाइनली हम देखेंगे, राइट। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, कौन कौन से रेगुलेटर्स है एनबीएफसी के? तो डिफरेंट एनबीएफसी के डिफरेंट रेगुलेटर्स है, ये सारे एस्टैब्लिश होते हैं सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एनबीएफसी को जो है एस्टैब्लिश किया जाता है। एनबीएफसी आरबीआई के द्वारा जो भी आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है वो आरबीआई रेगुलेट करता है, उन्हें आरबीआई सुपरवाइज सर्वेलेंस एनफोर्समेंट जो भी आरबीआई के डायरेक्शन से वो सारे कर सकता है जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है। अब आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है तो देयर आर 2 काइंड्स, एक तो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी होते हैं और जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है वो एनबीएफसी। तो ये कौन से एनबीएफसी है, यहाँ पे देख लेते हैं। हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये हाउसिंग को फाइनेंस यानी कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नेशनल हाउसिंग बैंक इज एक्चुअली द रेगुलेटर। मर्चेंट बैंक कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज हो गए, स्टॉक ब्रोकिंग, तो सारा जो स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए वो सारे सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टॉक्स खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ें, कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे, ये सब। इसके अलावा निधि कंपनीज जो कि काफ़ी सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके लमसम अमाउंट देना, ये चीज़ें करती है। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज मेनली जो कोऑपरेटिव्स वगैरह हो गए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा वो रेगुलेट किए जाते हैं। चिट फंड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इंश्योरेंस कंपनीज ऑब्वियसली वी नो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के द्वारा किए जाते हैं। अब एनबीएफसी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज भी होते हैं, ये रेगुलेशन सुपरविजन ये सारी चीज़ें कंपनीज एक्ट के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर एनफोर्समेंट एजेंसी होता है, जो भी रूल्स एंड नॉर्म्स है सेट किए गए बाय द एमसीए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एनबीएफसी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज व्हिच आर नॉट इन्वॉल्वड इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर से, और इस तरह के कंपनीज आर कॉल्ड एनबीएफसी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। तो सारे रेगुलेटर्स हमने देख लिए। अब रेगुलेटरी ओवरसाइट आरबीआई के द्वारा कैसे किया जाता है, अमेंडमेंट जो किए गए थे चैप्टर 3 आरबीआई एक्ट में, वो देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो भी आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एनबीएफसीज को विच आर एलिजिबल विच आर रिक्वायर्ड उन्हें कराना होगा। मेंटेन मिनिमम सम नेट ओन फंड उन्हें मेंटेन करना है, इससे रिलेटेड नॉर्म्स है। अन एनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में वो जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एनबीएफसी की टेंडेंसी होती है कि रिस्की चीज़ों में जो है वो इन्वेस्ट करे, क्यों? क्योंकि उनका रेगुलेशन थोड़ा सा ढीला होता है, तो इस वजह से वी कैन से ढीला तो नहीं, बट आरबीआई कंप्लीटली रेगुलेट नहीं करता है, वी दैट इज़ वाई। अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में यानी कि ऐसे सिक्योरिटीज़ जो कि बहुत सारे इसमें स्ट्रिंग्स अटैच्ड है, यानी कि बहुत सारे लोग इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है, ऐसे सिक्योरिटीज़ को हम इंकम्बर्ड अप्रूव्ड इंकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ कहते हैं, ठीक है। इसके पैसे उसको देने हैं, फिर वो बहुत चीज़ें यहाँ पे जो है रिलेटेड है। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा रिस्की माना जाता है अनकम्बर्ड। तो अनइंकम्बर्ड होने चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई तमाशा उसमें नहीं। एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई एंड अदर रेगुलेटर्स वो होने चाहिए। अब इन एनबीएफसी को रिजर्व फंड मेंटेन करना होगा, 20% जो भी प्रॉफिट्स है वो रिजर्व फंड में जाते रहना चाहिए, ठीक है। तब तक जाते रहना चाहिए जब तक कि उनका जो नेट ओन फंड है उतना तक उनके उनके पास जो एसेट्स है उतना तक पैसा इकट्ठा ना हो जाए। उसके बाद फिर आरबीआई इज गोइंग टू डिसाइड कि ये पैसे जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए वो, ठीक है। दैट इज़ द रिजर्व फंड। इसके अलावा जो आरबीआई के अदर कई सारे पॉलिसीज़ हैं, अगर वो रजिस्टर्ड है विद आरबीआई, दैट एनबीएफसी हैज़ टू फॉलो, आरबीआई के डायरेक्शंस फॉलो करने, स्पेशल ऑडिट ऑर्डर्स आरबीआई देता है इनके, तो वो भी उनको भी कोऑपरेट करना है उनमें। आरबीआई एनबीएफसीज को एसेट्स जो उसके पास हैं और जिन्हें वो फाइनेंस कर रहा है उन्हें एलिनेट नहीं करना है, यानी कि उन एसेट्स को सपोर्ट करते रहना है। इस तरीके से आरबीआई जो है अपना डायरेक्शन देता है। आरबीआई वाइंडिंग अप, जो भी एनबीएफसीज को वाइंड अप करना है उससे रिलेटेड पिटिशंस भी आरबीआई लेकर आ सकते हैं, यानी कि किसी एनबीएफसी को क्लोज करना है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, तो आरबीआई कैन डू दैट। अब कुछ फेयर प्रैक्टिसेस कोड है यहाँ पर, क्योंकि कंप्लीटली रेगुलेट नहीं हो रहा है, तो कुछ प्रैक्टिसेस कोड यहाँ पे दिया हुआ है कि एनबीएफसीज हैव टू परफॉर्म इन दिस मैनर।
आरबीआई ने सभी एनबीएफसीज के लिए ये कोड निकाल कर रखा है। जैसे मोस्टली आप लोन्स देते हो और उनके प्रोसेसिंग के जो एप्लीकेशन है उनका लैंग्वेज वर्नाक्युलर या जो भी बोरोवर को अंडरस्टूड है उस लैंग्वेज में आपको देना होगा, ताकि सारे टर्म्स सब कुछ बोरोवर को समझ में आ जाए। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी लोन एप्लीकेशन उस पर होना चाहिए, साथ के साथ ऑफ ऑल द लोन एप्लीकेशंस का यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट जो है वो होना चाहिए। लोन एप्लीकेशन एज वेल एज लोन्स वगैरह का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। हर एक डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन फ्लो सही होना चाहिए। लोन अप्रेजल, लेट्स से कोई लोन में चेंजेस आप कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बोरोवर को कन्वेड होना चाहिए और लोन एग्रीमेंट में वो दिया दिया जाना चाहिए। डिसबर्समेंट ऑफ लोन से रिलेटेड चेंजेस कर रहे हो, आप कह रहे हो कि आज नहीं 10 दिन बाद आपको लोन मिलेगा, तो दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी गिवन। और अगर किसी भी तरीके से आप रिकॉल या पेमेंट को एक्सेलरेट कर रहे हो, कह रहे हो कि 10 महीने में आपको जो पे करना था 5 महीने में कर दो, तो ऐसे में एग्रीमेंट के हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए, पहले लिखा होना चाहिए एग्रीमेंट में, तभी आप कर सकते हो। और सारे जो अपने सिक्योरिटीज़ रखे हुए अपने पास की गिरवी रखा है, आप पैसे लेकर आओगे तो आपको मिलेगा, तो वो सब लौटा देना है। जनरल यहाँ पर चीज़ें हैं कि कोई भी आप जो है लेट से देख रहे हो, एक पर्सन है, मैं हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया है, तो ये बैंक देख रहा है कि अगर मैं इस तरीके से मेरा प्रोसेस करूँगा जो भी मैं काम कर रहा हूँ, तो आई विल बी एबल टू पे द लोन फास्टर, तो वो इंटरफियर करके मुझे बता रहा है, तो दैट शुड नॉट बी हैपनिंग लीगली। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स है तो यू कैन, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई पूछ रहा है टू द एनबीएफसी 21 डेज में उस एनबीएफसी को लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है देना है, और अनड्यू हरासमेंट नहीं होना चाहिए रिकवरी के वगैरह के लिए। इस इन चीज़ों से रिलेटेड सारे ग्रीवेंसेस, अगर कोई इश्यूज है उनसे रिलेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को बिठाया गया है, और ईच एंड एवरी ब्रांच लेवल पर जो है ये ऑफिसर होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करना होगा। और साथ के साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को होनी चाहिए, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी जेआरओ है उसका होना चाहिए। अगर लेट से जेआरओ के डिसीजन से कोई सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आगे जो है अपील कर सकता है। अपील का मतलब होता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन, मेरे फेवर में नहीं है, तो आई वांट अ रिव्यू, तो वो हायर अथॉरिटी रिव्यू करती है। वो हायर अथॉरिटी क्या है? आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, इस डिपार्टमेंट के अंदर रीजनल ऑफिस होगा, ठीक है, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर एक रीजनल ऑफिस होगा। ऑफिसर इंचार्ज जो भी उसका है उसको अपील जाती है, एंड दैट पर्सन कैन डू। और अगर जीएसओ इसे रिजॉल्व नहीं, सॉरी जीआरओ इसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है 1 महीने में, तो तब भी ऑटोमेटिकली ये अपील चला जाता है, राइट। और जो भी लैंग्वेज एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो जो हमने देखा तो ऑलरेडी विद इन 1 मंथ से इम्प्लीमेंट कर देना है, ऐसा फेयर प्रैक्टिसेस कोड के आने के बाद कहा गया था। इसके अलावा इंटरेस्ट चार्ज जो हो रहा है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। बोर्ड डिसाइड करेगा, जो भी बैंक का बोर्ड है, हेड है जो, वो डिसाइड करेंगे कि कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है और वही करना है। और अगर चेंजेस है तो आपको इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा, वेबसाइट या न्यूज़पेपर पर पब्लिश करना है। और ये इंटरेस्ट रेट एनुअलाइज्ड होना चाहिए, मंथली बेस्ड, मंथली इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए या फिर क्वार्टरली नहीं होना चाहिए, एनुअलाइज्ड यानी कि एनुअली कितना ले रहे हो आप वो होना चाहिए। ओम्बड्समैन स्कीम, ये सारे तो फेयर प्रैक्टिसेस जो है वो हमने देख लिया। अब ओम्बड्समैन स्कीम 2021 में आरबीआई लेकर आया था। ओम्बड्समैन का मतलब होता है जो कि ग्रीवेंसेस को जो है रिड्रेस करता है। इसमें एनबीएफसीज के ग्रीवेंसेस और उनके कस्टमर्स के ग्रीवेंसेस भी लिए जाते हैं। कौन कौन एलिजिबल है? जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत जो भी एलिजिबल हैं। कुछ एनबीएफसीज भी यहाँ पर एलिजिबल है जो एनबीएफसी सेक्शन 45 आईएफ ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किए गए रजिस्टर्ड है। वो जो भी मैंने कहा था वो सारे एनबीएफसीज ओम्बड्समैन स्कीम का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कोई ग्रीवेंस है, कोई इश्यू है, एनबीएफसी को खुद इश्यू है, तो दैट कैन एनबीएफसी बता सकता है आरबीआई को। अब कौन एलिजिबल नहीं है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी हो गया, एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो गया, ये या फिर कोई कंपनी जो रेजोल्यूशन या फिर खत्म होने वाले है ऐसे कंपनी का नहीं है। कोर इन्वेस्टमेंट मेनली ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो एनबीएफसी से वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इनके जो है काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं चीज़ें, तो इनके और भी मैकेनिज्म्स हैं। इसके अलावा कोई और जो आरबीआई कहेगा दैट विल आल्सो बी नॉट इंक्लूडेड। लेट से ओम्बड्समैन से भी खुश नहीं है तो अपील किया जा सकता है। और आगे पहले तो गवर्नर ऑफ आरबीआई ये अपील लेता था, अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आरबीआई का है इज गोइंग टू टेक दीज अपील्स। Now let us try to answer this. Which of these is the changes brought about by the amendments to RBI Act
इन 1997। तो यहाँ पे क्या हुआ, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एनबीएफसीज ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई टू मेंटेन मिनिमम लेवल ऑफ नेट ओन फंड। आरबीआई इज एम्पावर्ड टू स्पेशल ऑडिट करवा सकता है एनबीएफसीज की, प्रोहिबिट कर सकता है एनबीएफसीज एसेट्स को एलिनेट ना करें, वाइंडिंग अप पिटिशन वगैरह एनबीएफसीज का आरबीआई लेकर आ सकता है। ऑल द फोर आर करेक्ट हियर, ठीक है। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, डी 1 2 3 एंड 4। एंड फाइनली हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में स्केल बेस्ड रेगुलेशन देख रहे हैं, यानी कि एनबीएफसीज को क्लासिफाई किया जाएगा 4 स्केल्स में, बेस लेयर एनबीएफसी, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, ठीक है। तो जो भी एनबीएफसीज यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका रेगुलेशन थोड़ा ढीला सा होगा, थोड़ा टाइट और टाइट और टाइट, ठीक है। तो इस तरीके से एनबीएफसीज के इंपॉर्टेंस के हिसाब से तो अलग अलग एनबीएफसीज को अलग अलग स्केल्स पे जो है रेगुलेट किया जाएगा बाय द आरबीआई। एंड यहाँ रेगुलेशंस इसके जो है आरबीआई ने अक्टूबर 1 2022 को रिलीज किए थे। और ये एनबीएफसीज की क्लासिफिकेशन उनके साइज, एक्टिविटी एंड जो रिस्कीनेस है उसको उसके हिसाब से की जाएगी। तो ये बेस लेयर एनबीएफसीज कम रिस्क के हैं, रिस्क ज़्यादा नहीं है, और ऊपर जाते जाते ये रिस्क जो है वो इंक्रीज होता है। तो एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, एनओएफएचसी यानी कि नॉन ऑपरेटिंग, ये जो है हमारे बैंक्स को हेल्प करने वाले एनबीएफसी से, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस। एनबीएफसीज विदाउट पब्लिक फंड्स एंड कस्टमर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, पब्लिक फंड्स यहाँ पे नहीं है, तो द रिस्क इज लेस, ठीक है। इवन दो थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो दैट वो संभाला जा सकता है। अब एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आईएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये एक्चुअली मिडिल एज वेल एज अपर लेयर में कहीं भी हो सकते हैं बेस्ड अपॉन द अदर थिंग्स, साइज, एक्टिविटी, साइज, परसीव्ड रिस्कीनेस वगैरह। तो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स एंड आईडीएफ एनबीएफसी ऑलवेज मिडिल लेयर में ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये हमने देख लिया अपर लेयर में होंगे, और कुछ एनबीएफसी से जो किसी भी लेयर में हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, फैक्टर्स हो गए, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, बेस्ड अपॉन दीज क्राइटेरिया कहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो एनबीएफसीज हैं वो कभी भी अपर लेयर्स में नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल उन पर है, उनके एक्टिविटीज पर है, तो ये नीचे के 2 लेयर्स में ही होंगे, दैट इज अ थिंग, ओके। नाउ फाइनली बैंक क्रेडिट, जो भी रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, वो बोर्ड अप्रूव्ड लोन पॉलिसी जो बैंक्स की है उसके हिसाब से वो पैसे जो है दे सकते हैं। यानी कि यहाँ बात की जा रही है एनबीएफसीज को पैसे तो चाहिए, तो ये पैसे बैंक से वो लोन के रूप में ले सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैंक क्रेडिट। तो वो किसको किसको कैसे कैसे दे सकते हैं, अगर वो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है एनबीएफसी, देन इट कैन गिव फॉर वेरियस एक्टिविटीज, हायर परचेज, फैक्टरिंग वगैरह के लिए, सेकेंड हैंड एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए भी दिया जा सकता है। बैंक क्रेडिट पर सीलिंग जो है नेट ओन फंड से लिंक्ड है क्या, विड्रॉन फॉर एनबीएफसी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, तो देर इज नो लिंक विथ नेट ओन फंड एनबीएफसी जो भी आरबीआई से रजिस्टर्ड है। तो बैंक क्रेडिट कितना भी दे सकता है बेस्ड अपॉन बैंक के खुद के जो यहाँ पर रिसर्च है। नीड बेस्ड फाइनेंस किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, लोन, फैक्टरिंग वगैरह में। अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है आरबीआई के साथ, उन्हें भी क्रेडिट मिलता है, यस मिल सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज, निधि कंपनीज, चिट फंड, स्टॉक ब्रोकिंग, एचएफसीज, ये सब रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, बैंक खुद डिसाइड कर सकता है कि देना है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक्टिविटीज जो एनबीएफसीज के हैं जिनका क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, एलिजिबल नहीं है, वो कौन सा है, 2-3 व्हीलर को जो है खरीदने के लिए जो बिल्स निकाले गए, उन बिल्स को डिस्काउंट करने के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें नहीं हो सकता। लेट्स से आपने 2 व्हीलर 3 व्हीलर खरीदा, उसका बिल है, ये बिल ले जाकर आप कह रहे हो जो अमाउंट है उसका थोड़ा सा पैसा मुझे दे दो ताकि आई कैन रन माई बिजनेस, तो वो नहीं किया जा सकता बाय द एनबीएफसीज। और उस एनबीएफसीज अगर कर भी, एनबीएफसीज कैन डू, बट बैंक उसके लिए क्रेडिट नहीं दे सकता। इन्वेस्टमेंट जो एनबीएफसीज कर रहे हैं करंट लॉन्ग टर्म नेचर, नीड बेस्ड फाइनेंस में, उसके लिए नहीं। और अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं, सिक्योरिटी नहीं है तो उसमें नहीं दे सकता। लोन्स एडवांसेस सब्सिडियरी ग्रुप कंपनीज को दे रहे हैं उसमें नहीं। आईपीओस को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं, यहाँ पे जो है किया जा सकता है। ब्रिज लोन्स के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट लोन्स ब्रिज लोन्स होते हैं, उसके लिए पैसे नहीं दे सकता बैंक। शेयर डिबेंचर में पैसे जो लगा रहे हैं कोलेटरल के रूप में, वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर लोन बैंक दे रहा है तो इसमें जो कोलेटरल है एनबीएफसी अगर शेयर्स या डिबेंचर्स दे रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स। फाइनली इंटर कंपनी डिपॉजिट जो होते हैं, यानी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में डिपॉजिट करता है, तो विल टॉक अबाउट दिस और भी आगे और डिटेल में। तो इन
डिपॉजिट्स के लिए नहीं दिया जा सकता। ओके, फाइनली मूविंग ऑन टू चैप्टर 26, यहाँ पर हम देख रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स, लेजिस्लेशंस फटाफट से, एंड फाइनली और भी कुछ टर्म्स को हम देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज वी नो, इंश्योरेंस क्या होता है, एक पर्सन होता है, टू पार्टीज यहाँ पे इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होते हैं, वन पर्सन इज इंश्योर्ड एंड द अदर पर्सन इज इंश्योरर। यानी कि ये पर्सन किसी भी चीज़ से, लेट्स से कोई बाइक है तो उसका इंश्योरेंस लिया जाता है कंपलसरीली, तो उसमें ये हम कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है ऐसे केस में जो मनी है वो रिकवर की जा सके, तो दैट इज़ द थिंग। तो इंश्योरर एसेंशियली करता क्या है, जो भी लॉस हुआ है उसे गुड बनाता है, ठीक है, मेकिंग लॉस गुड, यानी कि जो भी लॉस हुआ है, पैसे लॉस हुए हैं, तो इंश्योरर यहाँ पर आपको जो है हेल्प करेगा बाय गिविंग मनी, उसके आसपास का जो मनी है वो दे देता है। तो दैट इज द थिंग, इंश्योरेंस का इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और ये मनी इस तरीके से सर क्यों देते हैं, क्योंकि आप प्रीमियम भरते रहते हो रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली आप प्रीमियम भरते रहते हो, और अगर कोई इश्यू होता है तो यू गेट द इंश्योरेंस। एंटिटीज कौन कौन से, इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस रेगुलेटर, ये तीन, इनके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अर्ली हिस्ट्री अगर हम देखें ब्रिटिश टाइम में और उससे पहले, तो कई सारे मनुस्मृति, धर्मशास्त्र वगैरह में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये चीज़ें दी हुई हैं कि इंश्योरेंस उस समय था। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में 1818 में आई, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैलकाटा में, और भी बहुत सारे मद्रास बॉम्बे में आए। 1914 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस कंपनी के जो रिटर्न्स है उन्हें पब्लिश करना शुरू कर दिया, यानी कि इसे इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। कई सारे लॉज आए इंडिया में, इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, ये सारे। एंड इम्पॉर्टेंट है ये वाला इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, विल डिस्कस इट इन ग्रेट लेंथ एंड डिटेल। 1960 से 80s में नेशनलाइजेशन हुआ, वी नो कि 1956 में LIC आया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और इससे जो है लगभग 200 के आसपास प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को इसमें अमालगमेट कर दिया गया था। और 1990s तक मोनोपोली थी LIC की, यानी कि कोई और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था ही नहीं। फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी 1850 में कलकत्ता में आया था, और लेटर ऑन एक कंपनी देखा गया था, इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड, 1907। तो इंश्योरेंस दो टाइप्स का, एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, जनरल इंश्योरेंस हो सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस ऑब्वियसली, एंड जनरल इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू द वेरियस थिंग्स। फायर हो गया, आपकी दुकान है तो फायर लग गया, या फिर आप सामान भेज रहे हो इन द ट्रेन, लेट से कोई इंपॉर्टेंट सामान है ट्रेन में जा रहा है तो उसका इंश्योरेंस बनता है। इवन ट्रेन ट्रैवल में लाइफ इंश्योरेंस बनता है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीज़ें, सारे के सारे टाइप्स के इंश्योरेंस देने वाला एक कंपनी देखा गया था, इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल 1957 में बैठा था, और ये इंडिया इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक विंग था, फ्रेम्ड कोड ऑफ कंडक्ट उस समय पहली बार फ्रेम किया गया। मॉडर्न डेवलपमेंट्स क्या है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1968 में लाया गया, इन्वेस्टमेंट्स और मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन्स वगैरह जो है सेट किए गए, यानी कि अगर आप इंश्योरेंस दे रहे हो यू शुड हैव सम सॉल्वेंसी, यानी कि आपके पास थोड़ा अमाउंट होना चाहिए तभी आप इंश्योरेंस दे सकते हो, ठीक है। यानी कि रिजर्व्स में अगर कोई रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस का अमाउंट देना है तो यू हैव टू बी रेडी। टैरिफ एडवाइजरी कमिटी आई थी, जिससे टैरिफ्स, प्रीमियम्स, ये सब से रिलेटेड डिस्कशंस किए गए। अब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का जो एक्ट आया था 1973 में, बिनो की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। 4 पब्लिक सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें इसके अंडर लाया गया था। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1971, RN मल्होत्रा कमेटी 1993 में बैठाई गई थी, और इसने प्राइवेट सेक्टर को परमिट किया, और इसने रिकमेंडेशंस दिए कि प्राइवेट सेक्टर को हमें परमिट करना चाहिए, जॉइंट वेंचर्स फॉरेन कंपनीज के साथ इंश्योरेंस के लिए हमें करने चाहिए। एंड फाइनली रेगुलेटर आता है 1999 में, IRDAI, राइट, इसे लाया जाता है। IRDA रेगुलेशंस लेकर आता है, सेक्शन 114A जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 का है, तो एज टू रेगुलेट द सेक्टर, ठीक है। अब GIC को अपने सब्सिडियरी से डीलिंग कर दिया जाता है 2000 में, और GIC का एक री इंश्योरेंस विंग खोला जाता है, यानी कि GIC री करके। अब री इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको फिर इंश्योरेंस
दिया जाता है कि थोड़ा सा रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। लेट्स से फटाक से इसने जो है इंश्योरेंस ये वो कर दिया और फिर प्रीमियम्स ले लिए और वो पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए। अब इसके पास पैसे नहीं है सो एज़ टू गिव टू द पर्सन, अगर उसे इंश्योरेंस का मनी चाहिए, क्लेम कर रहा है, तो इसके पास पैसे नहीं है, तो जो री इंश्योरर है वो पैसे दे देगा। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। और ये 4 कंपनीज़, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया कंपनी। अब प्राइवेटाइजेशन इंश्योरेंस कंपनीज की इसकी बात करें तो काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज थे, हमने देखा कि 1956 में ये सब मर्ज कर दिए गए इनटू एलआईसी, और इसके बाद 1999 तक एटलीस्ट जो है ये इन्हें नए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ नहीं किया गया। बट देन 2000 में फिर से ओपन किया गया और 2021-22 में वी हैव सीन की जो इंश्योरेंस कंपनीज में एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका लिमिट बढ़ाया गया है। यानी कि अगर कोई पहले सिर्फ 26% का इन्वेस्टमेंट कर सकता, अब वो 74% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, और इतना स्टेक जो है ले सकता है। IRDAI 2019 में इसने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज का 74% है, लेकिन इंटरमीडियरीज में 100% है। इंटरमीडियरीज कौन है सर, देखेंगे अभी, ठीक है, घबराइए मत। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी, ये दो टर्म्स आपको समझने चाहिए। तो आपने ये टर्म सुना होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसको अगर आप याद रखोगे यू विल रिमेंबर दिस। तो इंश्योरेंस का जो टोटल प्रीमियम अमाउंट है उसको हम अलग अलग चीज़ों से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये प्रीमियम अमाउंट को अगर हम डिवाइड करेंगे विथ जीडीपी, राइट, तो देन वी विल गेट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अब इस प्रीमियम अमाउंट को हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तो आप याद रखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो आपको याद रहेगा कि इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम को पॉपुलेशन से डिवाइड किया। ठीक है, प्रीमियम अमाउंट लेट से 10,000 है और एक जगह पे 100 लोग रहते हैं। ठीक है, इन्होंने 10,000 का किया हुआ है, तो कितना होगा, 100 इज द इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक है, इंश्योरेंस लेट्स से जीडीपी इज 100 रुपीज़ और इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर आ रहा है और या फिर 1 लाख रुपीज़ है जीडीपी और 10,000 हमारा प्रीमियम है, तो ऐसे में 10% इज द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इजंट इट। तो ये कैलकुलेशन होता है एंड दीज आर द टू टर्म्स। कैसे याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड लेजिस्लेशन सब देख लेते हैं। इंश्योरेंस एक्ट जो 1938 का है, तो इसको लाया गया, इससे पहले इंश्योरेंस विंग फाइनेंस मिनिस्ट्री का उसे एस्टैब्लिश किया गया था। पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड था बट देन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ अब अटैच्ड है। अब रजिस्ट्रेशन जो इंश्योरेंस का है वो कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस ये किया जाता था, एनुअली रिन्यू किया जाता था। इसके अलावा अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड इसमें जो है प्रोविजंस दिए हुए हैं। ये कहा गया कि अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हो तो अलग अलग अकाउंट्स आपके ओपन होने चाहिए, जो इंश्योरेंस दे रहा है उसके भी अलग अलग अकाउंट्स ओपन होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आप जो है कर सकते हो। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कैसे कमाएगा, इसने प्रीमियम में मनी तो ले लिया, अब ये कहीं कहीं इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी कि कहाँ कहाँ करना है, उसके हिसाब से आपको करना है। लिमिटेशन, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पे जो लिमिटेशन है, एक्ट प्रिस्क्राइब्स मैक्सिमम लिमिट, तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस दिखाते हैं ये अलग अलग जगह पर और वो पैसे अपने पास रखते हैं, तो उसका एक लिमिट दे दिया है एक्ट ने कि इससे ज़्यादा आपका मैनेजमेंट एक्सपेंस नहीं हो सकता, आप नहीं दिखा सकते। और रिबेट्स वगैरह दे रहे हो आप, जैसे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे रहे हो या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम को कम कर दे रहे हो कुछ लोगों के लिए, नहीं कर सकते, फाइन लगेगा। इसके अलावा एलआईसी एक्ट, यहाँ पर एलआईसी को बनाने के लिए इनिशियल कंट्रीब्यूशन 5 करोड़ का लगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को बढ़ावा देना। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेता है, यानी कि अगर एलआईसी पे नहीं करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस मनी देगा, बट वो यूलिप के लिए नहीं है, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए नहीं है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम आप भर रहे हो और इसका जो पैसा आ रहा है वो सारा इन्वेस्ट किया जाता है इन सर्टेन यूनिट्स। ठीक है, दीज यूनिट्स कैन बी सिक्योरिटीज, एनीथिंग, तो ये लिंक्ड होता है कम्प्लीटली, उसके हिसाब से आपको ये सारा कुछ मिलता है। और इसके और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 38 में क्या दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस, वाइंडिंग अप आप नहीं कर सकते एलआईसी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है ऑफकोर्स। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इसके तहत एस्टैब्लिश किया गया आर्टिकल 39C इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मींस ऑफ प्रोडक्शन वगैरह जो है सही होना चाहिए, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है और इसको इम्प्लीमेंट करते हुए किया गया है। और यहाँ ये चीज़ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कहा गया, इस वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले ली है।
जीआईसी होल्डिंग कंपनी बना 1973 में 4 सब्सिडियरीज का, जिनका नाम हम देख चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स है शेयर्स वगैरह जनरल इंश्योरेंस के एक्वायर करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जीआईसी इनिशियल कैपिटल जो है 75 करोड़ का यूज़ करके एस्टैब्लिश किया गया, और हेल्दी कंपटीशन वगैरह जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में प्रोवाइड करने से रिलेटेड। अब ये कुछ टर्म्स देख लेते हैं। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज दो टाइप के होते हैं, एजेंट एंड ब्रोकर। एजेंट क्या है? ये इंडिविजुअल कंपनीज या इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेट्स के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो एजेंट एसेंशियली लेट्स से एलआईसी एजेंट, तो एलआईसी के लिए वर्क कर रहा है, दैट इज द थिंग। अब ब्रोकर क्या होगा? बहुत सारे कंपनीज से लिंक होगे, बहुत सारे लोगों से लिंक होगा, सभी को अलग अलग कंपनीज का जो बेनिफिट्स है वो बताता है, इंश्योरेंस का बेनिफिट बताता है, अलग अलग लोगों से कॉन्टैक्ट होते हैं, दैट इज ब्रोकर, ठीक है। मल्टीपल लोगों से कॉन्टैक्ट, दैट इज ब्रोकर। एजेंट इज ओनली वन कंपनी, मल्टीपल पीपल को ये उस कंपनी के जो इंश्योरेंस है वो बेच रहा है। आईआरडीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, एक्ट्स यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं जिनके तहत इनको गवर्न किया जाता है। एजेंट के ड्यूटीज जो भी इंश्योरेंस है, क्लेम सेटलमेंट्स वगैरह करवाता है। डिफरेंस, एजेंट एक ही कंपनी को, ब्रोकर कई सारे कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है मेनली। कस्टमर से ज़्यादा चार्जेस जो है नहीं लेता, यहाँ पे तो दिया हुआ है कि विदाउट चार्जिंग कस्टमर्स ये एडवाइस प्रोवाइड करता है, बट इंश्योरेंस वगैरह में कमीशन लेता है। सेक्शन 41 इंश्योरेंस एक्ट 1938 में कोई भी डिस्काउंट आप ऑफर नहीं कर सकते। अब री इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इसको प्रोवाइड किया, बट कई बार इनको इंश्योरर को भी दिक्कत हो जाती है, एलआईसी को दिक्कत हो गई तो वो उसे री इंश्योरेंस लेना होगा। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हैं कि आप 100 रुपये का इंश्योरेंस दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको 20 रुपीज़ का तो री इंश्योरेंस लेना ही होगा, क्योंकि आप नहीं दे पाते हो इन सर्टेन सिचुएशंस, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इससे रिलेटेड जो नंबर्स है वो ऑब्वियसली अलग है। तो दैट इज द थिंग। अब आगे ये कैपेसिटी किस क्या इनका जो है इम्पोर्टेंस क्या है? तो 20 रुपीज़ तो सेफ है ना, दिमाग में ये चीज़ तो है कि 20 रुपीज़ सेफ है, तो वो आगे और इंश्योरेंस जो है दे सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं, दैट इज़ द थिंग। वोलेटिलिटी जो है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि फटाक से अगर कोई आ गया इंश्योरेंस क्लेम करने तो ऐसे समय में दिक्कत नहीं होगी। जनरल इंश्योरेंस एक्ट में जीआईसी पेरेंट बॉडी जनरल इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर बनाई गई है, और जीआईसी का री इंश्योरेंस जो है ये गवर्नमेंट का ओनली री इंश्योरर है। गवर्नमेंट का यानी कि पब्लिक सेक्टर में ओनली री इंश्योरर जीआईसी री ये एक ही है, ठीक है। तो ये री इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सेक्शन 101 ए इंश्योरेंस एक्ट में दिया हुआ है, एवरी इंश्योरर जो है थोड़ा अमाउंट उसे री इंश्योर करना होगा। कई सारे सेशंस जो है 1956 री इंश्योरेंस एक्ट के साथ बहुत चीज़ें इसमें और भी रिजॉल्व हुई, और सेशंस सेशंस यानी कि थोड़ा अमाउंट री इंश्योर करना है, इंश्योरेंस का थोड़ा अमाउंट री इंश्योर करना है, ये चीज़ कराई जाने लगी। और ये जो कराते हैं उन्हें सीडिंग कंपनीज कहा जाता है। मैंडेटरी सेशंस यहाँ पर लगाए गए, जीआईसी को देना होगा। तो कई सारे प्राइवेट कंपनीज जो री इंश्योरेंस है वहाँ पर री इंश्योरेंस ले रहे थे, तो इन्होंने कहा मैंडेटरी थोड़ा आपको जीआईसी री को देना होगा, वरना बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरीज से जीआईसी री जो है वो आया, एंड लेटर ऑन प्राइवेट री इंश्योरेंस को भी अलाउ किया जाने लगा। इंश्योरेंस रिपोजिटरी, अब इंश्योरेंस के पहले आपको कागज पे पॉलिसी ये ऐसे मिल रहा था, अब इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाया गया बाय द इंश्योरेंस रिपोजिटरी, सिंपल। तो इससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर देखें तो 2013 से पहले सारा कुछ पेपर पर ही था, बट अब 2013 में इंश्योरेंस रिपोजिटरी को लाया गया, आईआरडीए ने ये नया स्टेप लिया। कौन कौन एलिजिबल है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओनली लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन प्लान्स को आप ऐसे दे सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस को जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं दे सकते, राइट। इसके अलावा एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या है? होल्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डेटा जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बट ये इंश्योरेंस जो लोग ये रिपोजिटरी हैं वो इंश्योरेंस बेच नहीं सकते खुद से, राइट, ओनली दे कैन सेव, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं, फास्ट चेंजेस होते हैं, एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी वगैरह है। ई इंश्योरेंस अकाउंट भी आप खोल सकते हो, इंश्योरेंस आपका कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, ऐसा एक अकाउंट दैट इज कॉल्ड ई इंश्योरेंस अकाउंट, ऐसा अकाउंट खोला जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक पर्सन का एक अकाउंट ही खुल सकता है। फीचर्स क्या है? यूनिक अकाउंट नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, या अगर लेट्स से आपका इंश्योरेंस है, आप ये इंश्योरेंस अकाउंट खोलना चाहते हो तो ऑनलाइन आप इंश्योरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी जो है वहाँ पर देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल नेट बैंकिंग वगैरह के जैसा। यहाँ पर डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस होता है, कंप्लीटली डीमेटेरियलाइज हो जाता है, जैसे शेयर्स का डीमेटेरियलाइज डीमैट अकाउंट में आप देखते हो वैसा। और रिपॉजिटरी जो है रिक्वेस्ट कर सकता है इंश्योरर को कि मुझे डीमेटेरियलाइज फॉर्म में चाहिए।
डिमाइज अगर इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर का हो जाता है, ऐसे में क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय अकाउंट होल्डर, ओनली एक्सेस राइट्स होते हैं उनके, और अगर नॉमिनी है तो, असाइनी है तो डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर का एक्सेस राइट्स एज वेल एज उस अमाउंट को भी क्लेम किए कर सकता है वो। फाइनली इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो जो भी ग्रोथ है इंश्योरेंस प्रीमियम का, उसके परसेंटेजेस आप देख रहे हो। तो वी कैन सी एडवांस्ड मार्केट्स इंटरनेशनल है ये, और वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जो है ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में 2.2 है, इंडिया में 7.3। तो लाइफ इंश्योरेंस का ग्रोथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और नॉन लाइफ का भी ग्रोथ ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया में जो ग्रोथ है द इंश्योरेंस बिजनेस वो ज़्यादा है। लेकिन इंडिया, स्विस री डेटा इन्होंने दिया हुआ है, इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस का रैंक 10 है आउट ऑफ 88 कंट्रीज, नॉन लाइफ में 15th रैंक पर है। इंडिया शेयर जो है लाइफ का 100 रुपीज़ के इंश्योरेंस इंडिया में हो रहे हैं, अगर हम ये कहें तो 74 के आसपास रुपीज़ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में लोग लगा रहे हैं, बाकी 25 के आसपास जो है जनरल इंश्योरेंस में। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में कम है, यानी कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम देता है, लेकिन ग्रोथ रेट ज़्यादा है। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फाइनली इंश्योरेंस कंपनीज के कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन 2.82% है, और इंश्योरेंस डेंसिटी $58 है। नॉन लाइफ का 94%, 0.94, एंड US डॉलर्स 19, ओवरऑल 3.76 और 78। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स है। जो पेनिट्रेशन में चेंजेस कैसे आए, तो इसका जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो इस तरीके से 2009 तक इंक्रीज हुआ, फिर घटा, फिर 2015 से इंक्रीज हुआ। वैसे डेंसिटी में भी 2010 तक इंक्रीज हुआ, फिर घटा, फिर 2017 में इंक्रीज हुआ। तो इस तरीके से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इसमें कितने कितने इंश्योरर्स ऑलरेडी इंडिया में हैं, ये IRDAI का एनुअल रिपोर्ट है 2021-22 का। तो लाइफ इंश्योरर एक ही है, LIC जनरल इंश्योरर 6 है, री इंश्योरर GIC री एक ही है। ठीक है, प्राइवेट अलग अलग नंबर्स यहाँ पर हैं, यू कैन सी। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू दीज टू चैप्टर्स। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और यहाँ पर अगर आप लोग जो है प्रैक्टिस भी करना चाहते हो अलॉन्ग विथ अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ द टॉपिक्स, यू कैन डाउनलोड द 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड MCQs PDF फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इस से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, पॉज करो वीडियो को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, बट उसका कंप्लीट फॉर्म जो है हमें पता नहीं है, सो वी हैव नॉट इंक्लूडेड दैट। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। इफ यू डिड, यू कैन गिव अस द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आपके कोई क्वेरीज है, यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in, एंड यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। ओके, क्वेश्चन को ज़रूर आंसर करना इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।